कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप लोग लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो कहते हैं कि जब ऊंची ऊंची पर्वतों से नदियां निकलती है तो रास्ते में कभी किसी से यह नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है। उसी प्रकार आप सभी लोग जब तैयारी करते हो, खास करके जनरल कॉम्पिटिशन का, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी किसी से यह नहीं पूछना कि मैं कितना मेहनत करूं, परेशान हो गया हूं मेहनत करते करते, मैं थक गया हूं, हार गया हूं। नहीं, जब एक नदियां जब हमारे पर्वतों से निकलती है तब वो किसी से नहीं पूछती। तो आपको भी उसी प्रकार मेहनत करने से किसी से पीछे नहीं हटना है और लगातार मेहनत करते रहना है तब तक जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाए। क्योंकि ये जनरल कॉम्पिटिशन है, यहाँ आप 100 बार में एक बार ही आपको पास करना है और वो एक बार शायद हो सकता है आपका अगला एग्जामिनेशन ही हो। तो चलिए एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टैटिक जीके सेशन नंबर 46, जिसमें हम लोग जीके जीएस के बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 46 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, भारत में कितने राजनीतिक पार्टी हैं। जैसा कि हम लोग को पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक गणतंत्र देश है, जहां जनता अपने सरकार को खुद के द्वारा ही चुनती है। और लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग को पता है कि 2024 में और यहाँ घोषणा भी हो गया है कि कब से कब तक चुनाव होने वाला है। तो उसमें इन पार्टियों का साथ में और भी ऐसे पार्टी जो राजनीतिक पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त किए हुए हैं, वो सारे लोग अब होड़ में लग जाएंगे जीत के। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कि राजनीतिक पार्टी क्या होता है, कैसे बनता है, या फिर आपका कितने हैं। तो आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि और हाँ, इसकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कोशिश करें करंट अफेयर्स पढ़ते समय कि एक बार इसके बारे में देख लें कि कितनी संख्या है। कुछ दिन पहले तक 8 थी, आज के टाइम में कितनी हो गई है, तो 6। तो भारत में कितनी राजनीतिक पार्टी है, 6। इन्हीं राजनीतिक पार्टी का दर्जा कौन देता है, तो ये देता है आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्टोरल कमीशन। आगे यहाँ पे देखते हैं इसकी संख्या कितनी है, 6। अब यहाँ पे देखिएगा कि 6 में है कौन कौन। कभी कभी इनका स्थापना ईयर भी पूछ लेता है, कभी सिर्फ संख्या पूछ करके छोड़ देता है। तो चलिए देखते हैं, अगर बात करें तो सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्टी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या शॉर्ट में INC, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। और हम लोग को पता है, मतलब दिखता है कि आज के टाइम में कांग्रेस कितना कमजोर हो गया है, दिन पे दिन इसकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। और वही स्थिति किसकी सुधरती जा रही है, बीजेपी की। बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी जिसका सरकार अभी चल रहा है 1980 में, है ना। बसपा का बहुजन समाज पार्टी, इसका स्थापना 1986। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर बात करें तो बीजेपी के बाद। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे इनका काफी ज्यादा योगदान है। और किसका पार्टी है ये, तो मेनली इनमें फेमस चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 2012 में। आपसे सवाल बन सकता है कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन है, तो हो जाएगा NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, 2013 में बनी थी। 2013 में यह पार्टी का निर्माण हुआ था। और अगर आपसे सवाल करता है कि इसको पार्टी का दर्जा कब दिया गया, तो ये रिसेंटली दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, तो ये हो गया इनका सिंबल, ठीक है। जैसे आप जो है आम आदमी पार्टी, इसका पहचान क्या है, तो ये हो जाएगा आपका झाड़ू। और ये कमल तो सबको पहचान है, मतलब सबको पता है, ये पूरा भगवा भगवा हर जगह लहरा रहा है। तो ये आपका कमल किसका हो गया, तो ये हो गया आपका बीजेपी का। यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितनी राजनीतिक पार्टी का, ये हो जाएगा आपका 6। सबसे नवीनतम कौन हो जाएगा, NPP, एंड सबसे पुराना कौन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा, सिजगी अवस्था में किस किस का चर्चा होता है। सिजगी मेनली आपको इस टाइप का लिखने को मिलेगा सब जगह, सिजगी आखिर होता क्या है। तो ये आपका ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिजगी क्या होता है। सबसे पहले तो देखिएगा, यहाँ पे कुछ आप एक्स्ट्रा यहाँ पे सीख पाइएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये है आपका सन, ठीक है, ये है आपका सन। मून तो आपका व्हाइट कलर का होता है, चलिए इसी से ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये है आपका मून, ठीक है, और अपना अर्थ, चलिए, और ये हो गया अपना अर्थ, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सिजगी क्या होता है। इसी को कहा जाता है युति और द्युति, ज्यादा इसका सिजगी वर्ड ही यूज होता है। सिजगी है क्या, तो सिजगी हम लोग उस अवस्था को कहते हैं जिस समय सूर्य
चंद्रमा और पृथ्वी एक अक्ष पे आ जाते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को सिजगी कहा जाता है। यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे किसका चर्चा होगा? तीनों का। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सिद्ध में होते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है इसे। अब यहाँ पर से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा, आंसर आपका हो गया, अब कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो सूर्य है इसका परिक्रमा कौन लगा रहा है? तो इसका परिक्रमा लगाता है अर्थ, ठीक है। अर्थ का परिक्रमा कौन कर रहा है? तो ये करता है मून। और अर्थ जो है ये सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 365 दिन 6 घंटा, बाकी मिनट और सेकंड होता है। और यही 6 घंटा जब 4 बार जुड़ जाता है तो लीप ईयर बन जाता है, मतलब 366 डेज का हो जाता है आपका एक साल। तो जो अर्थ है ये किसका परिक्रमा करेगा? सूर्य का। और ये जो मून है ये किसका परिक्रमा करेगा? अर्थ का। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि अर्थ के साथ साथ मून भी ये किसका परिक्रमा करता है? तो ये परिक्रमा करता है सूर्य का। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अर्थ का तो हम लोग देखें कि सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में करेगा। मून कितने दिन में परिक्रमा करता है सूर्य का? तो ये करता है आपका जो मून है ये सूर्य का अर्थ का परिक्रमा 27.5 दिन में करता है। 27.5 डेज, ठीक है। 27.5 दिन में ये क्या करता है? पृथ्वी का परिक्रमा करता है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका परिक्रमा से संबंधित। देखिएगा अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जैसे आप अपने घर में पूर्वज कृष्ण पक्ष सब क्या हो रहा है। देखिएगा ये जो आपका मून है ये आपका पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब कैसे कर रहा है? देखिए ये आपका इस टाइप से क्या होता रहता है कि जो आपका मून है ये अर्थ का परिक्रमा कर रहा है। इनडायरेक्टली हम देखेंगे कि सूर्य का परिक्रमा करता है। अब देखिएगा अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका सूर्य यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे मून है, तो जब आपका सूर्य का जो रोशनी आ रहा होता है तो ये मून के आधे भाग पे ही आता है, मून के आधे भाग पे ही आता है और आधे भाग पे नहीं आ पाता है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, मतलब आधे भाग पे कहने का अर्थ आता है कि जो आदमी अर्थ पे खड़ा है उसको मून का इधर वाला भाग दिखेगा और इधर वाले भाग पे लाइट नहीं आ रहा है, लाइट इधर आ रहा है तो इधर वाले भाग पे आ रहा है। तो इस टाइम में क्या होता है कि हम लोग को मून का एकदम से अंधेरा वाला पार्ट यहाँ पे दिखता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या कब अमावस्या बोलते हैं? जब सूर्य का रोशनी इधर वाले एरिया पर पड़ रहा होता है और ये एरिया क्या है? पूरी तरीके से अंधेरा है, ठीक है। और किसको अंधेरा दिख रहा है? तो अर्थ में खड़े व्यक्ति को ये पूरा क्या दिख रहा है? अंधेरा टाइप का दिख रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या। अब देखिए क्या होगा कि सूर्य जो ये आपका जो चंद्रमा है ये धीरे धीरे आपका परिक्रमा करते हुए इधर इधर पहुंचने लगता है और जब इधर आता है आपका इधर साइड में, तब क्या होता है कि धीरे धीरे सूर्य का रोशनी और भी बढ़ता रहता है और हम लोग को चंद्रमा का थोड़ा ऐसा ज्यादा दिखने लगता है। और जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को सूर्य का चंद्रमा का पूरा हिस्सा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को चंद्रमा का पूरा हिस्सा दिखाई पड़ता है और इस डे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। वैसे आपका पूरा नहीं, यहाँ पे जब आप सूर्य का रोशनी आ रहा है तो ये पूरा एरिया हम लोग को क्या दिखता है? पूरा लाइट वाला दिखता है और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। तो ये चीज हुआ। माइक लगाना भूल गए थे, लगता है आवाज वहां पे गूंज रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या हुआ कि चंद्रमा ऐसे ऐसे आते गया और फिर यहाँ पे पूर्णिमा को आता है तो हम लोग को क्या होता है कि पूरा चंद्रमा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे आपका चंद्रमा फिर ऐसे घटते 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 यहाँ पर आ जाता है और फिर से क्या बन जाता है? अमावस्या। तो यही हो गया आपका अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र। जब आपका सूर्य का रोशनी यहाँ पे पड़ता है चंद्रमा को, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरा वाला भाग अमावस्या कहलाता है और इधर वाला एरिया पूर्णिमा कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग पंडित जी लोग के मुख से बहुत बार सुने हैं कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो शुक्ल पक्ष क्या होता है? जब चंद्रमा छोटा से बड़ा होने लगता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा आने के बाद जब आपका चंद्रमा छोटा होने लगता है वापस से तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। तो हम लोग को ये समझ में आया कि अगर आप हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलते हो तो हर महीने में शुरुआत का 15 दिन क्या कहलाएगा? शुक्ल पक्ष और लास्ट का 15 दिन क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है आपका कृष्ण पक्ष। ये आपके लिए एक्स्ट्रा था। उधर आंसर क्या हो जाता? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है?
एशिया और यूरोप, देखिएगा एशिया और यूरोप आपका मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आप ना जब वर्ल्ड मैप देखते हो तो आपको यहाँ पे एशिया दिखेगा, ये आपको अफ्रीका दिखेगा, यहाँ पे ये आपका यूरोप दिखेगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, रफली डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिखेगा, यहाँ पे आपको ओशिनिया दिखेगा और नीचे वाले रीजन में क्या दिखेगा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि सारा जो देश है, सारा जो कॉन्टिनेंट है, ये अपने आप से क्या है, सेपरेट है, सब एक दूसरे से सेपरेट है, लेकिन आपको मर्जिंग टाइप का किसमें दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, तो ये आपका यूरोप दिख रहा है, और किसमें मर्ज है, तो एशिया में, और इसीलिए यूरोप और एशिया का जो मर्जिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया, क्या कहते हैं, यूरेशिया। और बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे आपका रसिया जो हो गया, रसिया आपका यूरोप में भी है और एशिया में भी है, जैसे तुर्की, तुर्की कहते हैं आज के टाइम में, वो आपका एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो इसको एशिया और यूरोप के मर्जिंग पॉइंट को हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं। यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा है कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो ये देखिएगा इधर वाला पोर्शन हो गया एशिया, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है एशिया, और ये वाला हो गया आपका यूरोप, यहाँ पर वाला पोर्शन, और यहाँ पे देखिए आपको एक माउंट दिख रहा है जिसका नाम क्या है, यूराल पर्वत, इसका नाम क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा है यूराल पर्वत। तो पहला तो ये हो गया कि यूराल पर्वत जो है ये आपका इसको अलग करता है। दूसरा हो जाएगा कैस्पियन सागर, ये देखिए ये रहा आपका कैस्पियन सागर, और ये भी यहाँ से यहाँ सेपरेट कर रहा है किसको, तो एशिया को यूरोप से, तो ये भी हो जाएगा कैस्पियन सागर। मतलब कह सकते हैं कि यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर ये दोनों क्या है, जो एक माउंटेन है और एक आपका जलीय अवस्था है, ये दोनों किसको किससे अलग कर रहा है, एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। चलिए अब यूरोप का चर्चा आया तो हम लोग यूरोप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर बात करें यूरोप के बारे में तो ये छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, छठा बड़ा महाद्वीप, छठा बड़ा महाद्वीप, ठीक है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो एशिया से सटा हुआ है, ठीक है, और इसीलिए इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप है। जनसंख्या घनत्व मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे एरिया कम है और जनसंख्या ज्यादा है, मतलब एरिया और जनसंख्या के कंपेयर में ज्यादा क्या है, जनसंख्या, एरिया कम है। दूसरा इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, तो यूरोप को। दूसरा यहाँ पे आपका जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, नाम क्या है उसका, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वो भी आपका कहाँ है, तो वो भी आपका यूरोप में है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा हम लोग अगर और बात करते हैं, जैसे आप कुछ देशों का ग्रुप का नाम सुने होंगे जिसमें कौन कौन आ जाएगा, तो जैसे आप बहुत बार सुने होंगे कौन सा है, बाल्टिक देश है ना, एक देखिएगा बाल्टिक देश, बाल्टिक देश, ये देश ये है कहाँ, तो यूरोप में है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एस्टोनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, ये हो गया आपका बाल्टिक देश। आपसे सवाल करेगा कि ये बाल्टिक देश है कहाँ, तो यूरोप में। दूसरा एक हो जाएगा आपका स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो देखिएगा स्कैंडिनेवियाई देश के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें आ जाएगा आपका नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और एक और आ जाएगा आइसलैंड, आइसलैंड। हम लोग जानते हैं ना दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका आइसलैंड, आइसलैंड हो जाएगा, फिर ग्रीनलैंड हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्कैंडिनेवियाई देश, ये हो गया आपका बाल्टिक देश, ये याद रखिएगा ये कहाँ पर का है, तो ये है आपका यूरोप का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आइएगा विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, संवत यहाँ पे डिनोट कर रहा है किस चीज को, कैलेंडर को। देखिए आज के टाइम में हम लोग जो भी कैलेंडर यूज कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वाला। लेकिन प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था, जब भारत लोकतंत्र नहीं था तो यहाँ जो भी राजा आते थे वो अपने नाम पे, अपने अकॉर्डिंग, अपने नाम का, अपने शासन के नाम का क्या करते थे, कैलेंडर निकाल देते थे। तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर के बारे में आप सुने होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे एक चीज आप और समझिएगा, एक होता है बीसी, ठीक है, और एक होता है एडी, एडी, ठीक है। बीसी और एडी ये दोनों वर्ड किसके द्वारा दिया गया, तो क्रिश्चियन के द्वारा। बीसी में, बीसी का अर्थ क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट,
बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम लोग किस में काउंट करते हैं? बीसी में। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी कार्य हुआ उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं? एडी में, एनो डोमिनी। अब जैसे आपसे सवाल करता है कि मान लो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 298 बीसी में, है ना। भारत के जो प्रतापी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, 298 बीसी में। तो बीसी मतलब समझ रहे हो कि ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले? 298 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब अगर आपसे कंपेयर करता है कि अभी चल रहा है 2024, ठीक है, अभी चल रहा है 2024, आपसे सवाल करता है कि आज से कितने साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। आपसे सवाल किया कि आज से मतलब 2024 से कितने साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, आप कैसे निकालिएगा? तो देखिए ये बीसी में चल रहा है ना, मतलब अगर यहाँ पे 0 है, 1 2 3 इस टाइप से अगर बढ़ते आ रहा है, कैलेंडर आगे बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे आपका 0 है, मतलब यहाँ से क्या होता है? उल्टा चलता है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और फिर आपका ऐसे होगा। मतलब अभी जैसे 2024 में हम लोग हैं, तो कल 2025 आएगा, 2026 आएगा, कल नहीं मतलब अगले साल 2025 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा। लेकिन अगर आप बीसी में जी रहे होते तो 2024 के बाद क्या आता? 2023, 2022, उल्टा चलता है। तो आपसे बोलता है कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, मतलब आज से कितने साल पहले हुई? क्योंकि ये बीसी में ना इधर है, अगर हमको इधर वाले से कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? इस बीसी वाले को ऐड कर देंगे और उससे निकल जाएगा कि आज से कितने साल पहले। मतलब अगर हम लोग 2024 में 298 ऐड कर देते हैं, 298 ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। सिंपल सा फंडा आप इतना याद रखिएगा कि बीसी वाला को अगर अभी से कंपेयर करना है तो आप क्या करिएगा? प्लस, और एडी वाला को अगर अभी से कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? माइनस। ये पूरा कैलेंडर का एक चैप्टर है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे सवाल कर रहा है विक्रम संवत। विक्रम संवत नाम से पता चल रहा है कोई विक्रम नाम का आदमी रहा होगा, शासक रहा होगा। सबसे पहले विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 बीसी में। किसके द्वारा? तो उज्जैन के एक शासक, उज्जैन के शासक, उज्जैन के शासक जिनका नाम क्या था? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा 57 बीसी में शुरू किया गया है ना। 57 बीसी मतलब कि आपका ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले ये कैलेंडर चालू कर दिया गया था। अगर आपसे पूछता है अभी कि 2024 चल रहा है ना, अगर आपसे सवाल करता है कि अभी जैसे कि 2024 चल रहा है, आपसे सवाल करता है कि आप ये बताओ विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये बीसी में है, हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। किसमें? तो अभी वाले में। अभी से तुलना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, 5 2 7 1 8, मतलब 2081 विक्रम संवत। विक्रम संवत आपसे अगर सवाल करता है कि विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2081 विक्रम संवत। ठीक है, तो ये पहला चीज हुआ। दूसरा आते हैं, एक और देखिएगा, एक और कैलेंडर शक संवत। शक संवत ये कब शुरू किया गया? 78 एडी में। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। क्यों? क्योंकि कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था? 78 एडी में, और शकों को जीत करके ये किया था ये शुरुआत, इसलिए इसको शक संवत भी कहा जाता है। कब शुरू हुआ? 78 एडी। फिर से वही सवाल दोहराएगा कि अभी 2024 चल रहा है, आपसे सवाल करता है कि शक संवत के अनुसार, शक संवत के अनुसार अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो ये एडी है ना, और एडी वाले को हम लोग को क्या करना है? माइनस। तो जब हम लोग इसमें से 78 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा 6, 11 में से 7 गया 4, है ना, 1946, 1946 ही आएगा ना। इसको देख लीजिएगा आप घटा करके, और इसको साथ में क्या बोलेंगे? शक संवत। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या चीज में था? एडी वाले में था, और हम इसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो 1946 आ गया, और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? इसको ईस्वी कह देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर बोलेंगे 1946 ईस्वी चल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 1946 शक संवत चल रहा है, ठीक ना। और आप एक चीज और जानिएगा कि हमारे संविधान में, हमारे संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में कौन से कैलेंडर का जिक्र किया गया है? विक्रम संवत का। आप देखिएगा प्रस्तावना खोल करके, उसमें 2006 विक्रमी का चर्चा किया गया है, 2006 विक्रमी का। आपसे सवाल यहाँ पे यह रहेगा कि आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, एक और कैलेंडर आया था उसके बारे में भी दिखना इंपॉर्टेंट है। एक आपके आए थे गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, एक शासक थे गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने 319 ईस्वी में एक गुप्त संवत का शुरुआत किया था। 319 ईस्वी किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। कब? तो 319 एडी में कौन सा संवत शुरू हुआ था? गुप्त संवत,
गुप्त संवत। अब अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए इसको भी निकाल के देख सकते हो, एडी वाला है तो क्या करेंगे 2024 में माइनस कर देंगे। एक और देखिएगा, हर्ष संवत। हर्ष संवत भी शुरू किया गया था भारत के अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक हर्षवर्धन के द्वारा, और लगभग कब किया गया था 606 एडी में। ठीक है, अकबर के द्वारा इलाही संवत का शुरुआत किया गया था, इलाही संवत। ठीक है, इलाही संवत वो कब किया गया था 1583 एडी में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम संवत बोल रहा है ना, तो 57 बीसी हो जाएगा। मतलब बीसी वाला पहले से चल रहा था, एडी वाला क्या, तो ये बाद में, ईसा मसीह के जन्म के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बम्बई शहर के संस्थापक कौन थे। बात कर रहा है आपसे बम्बई शहर के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे कि बम्बई शहर के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका गेराल्ड अंगियार्ड। यहाँ पे जो भी नाम आपको ब्रिटिश नाम दिखेगा, गेराल्ड अंगियार्ड किस शहर के संस्थापक थे, बम्बई। वही बम्बई जो आगे जाकर के कौन तो भाग में टूट गया, तो गुजरात और महाराष्ट्र। उत्तरी एरिया क्या बना, गुजरात, और निचली एरिया महाराष्ट्र। कब बना था, 1 मई 1960 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपका बम्बई तो इंपॉर्टेंट था। दूसरा आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे जो भी नाम आप देख रहे हो सारा आपका अंग्रेज का ही नाम है और इम्पोर्टेंट है। एक आप देख सकते हो फ्रांसिस डे, ये किस जगह के संस्थापक थे, मद्रास। ठीक है, ये हो गया आपका बम्बई। लेकिन अपने लिए ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉब चारनाक। चलिए आते हैं इसके बारे में, जॉब चारनाक। ठीक है, जॉब चारनाक ये कौन आदमी था, या फिर ये किस जगह का संस्थापक था, चारनाक। देखिएगा 1690 ईस्वी में इन्होंने किस शहर का स्थापना किया था, कोलकाता का, कोलकाता का। चलिए तो सही है। आपसे सवाल क्या बन सकता है कि कोलकाता का स्थापना किन दो शहरों को या किन गांवों को मिलाकर के किया गया था, तो 3 गांव था, 3 गांव था, जिसका नाम था कालीकाता, एक का नाम था गोविंदपुर, गोविंदपुर, और तीसरा नाम था सूतानती, सूतानती। इन तीनों जगहों को मिलाकर के एक शहर का निर्माण किया गया था, और वो कौन सा शहर था, कोलकाता। और ये 3 नाम से आप यहाँ पे श्योर हो गए होंगे कि ये तीनों वही नाम है, ये तीनों वही नाम है जिसे अंग्रेजों ने अपना प्रेसिडेंसी बनाया था, जिन्हें अंग्रेजों ने अपना प्रेसिडेंसी बनाया था। इस चीज को याद रखिएगा। अगर बात करें कोलकाता शहर के बारे में, तो अंग्रेज कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट बना करके आया था। कौन सा एक्ट था, 1861 का शासन अधिनियम। इसके तहत क्या बोला गया था कि जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां हैं, वहां पे किस चीज का स्थापना किया जाएगा, उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का। और हाईकोर्ट का स्थापना 1861 के अधिनियम से कब किया गया था, 1862 में। और कहाँ कहाँ किया गया था, मुंबई में, कोलकाता में, और आपका मद्रास में। वैसे मुंबई बोलना सही नहीं होगा, इस समय क्या हुआ करता था, बम्बई। ठीक है, क्या हो जाएगा, बम्बई। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इस तीनों जगह पहली बार आपका हाईकोर्ट का स्थापना किया गया। इन तीनों में भी आपसे सबसे पहले पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, कलकत्ता। और इस समय कलकत्ता में जब पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना हुई, तो उस समय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। जैसे कि हम लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश होता है और हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका सर बॉन्स पिकॉक, सर बॉन्स पिकॉक। ठीक है, चलिए अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फिगर क्यों ऐड हुआ है, ये पिछले वाले वीडियो का फिगर यहाँ पे ऐड कर दिया गलती से। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा कालसुबाई की पहाड़ियां किस राज्य में है, कालसुबाई। सबसे पहले तो ये आपका प्रायद्वीप पहाड़ी है ना, प्रायद्वीप भारत दक्षिणी भारत की पहाड़ी है। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में भी देखें कि जो पश्चिमी घाट है ये आपका कंटिन्यू चलते आया है, जबकि पूर्वी घाट जो है ये आपका मतलब विक्षेपित भाग में है, मतलब टूटे टूटे हुए भाग में है। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। साथ में एक चीज और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। यहाँ पे आपसे एक छोटी अच्छा एक चीज और, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मतलब इधर वाले सारे राज्य में आपका ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कालसुबाई, तो कालसुबाई जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, महाराष्ट्र की। किसका भाग है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट का। तो कालसुबाई के बारे में आप देख सकते हो कि उत्तरी सह्याद्री पर्वत,
उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सर्वोच्च चोटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालसू बाई को। किसे कहा जाता है? कालसू बाई को। कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। इसको महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट किसे कहा जाता है? तो कालसू बाई को कहा जाता है। लगभग ये कितनी ऊंची है? लगभग तो ये हो जाएगा आपका 1646 मीटर ऊंचाई है इसकी। जबकि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो उसकी ऊंचाई होती है आपकी 8848 मीटर। कहाँ स्थित है ये? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट आपका कंटिन्यू अवस्था में है, बट पूर्वी घाट कंटिन्यू अवस्था में नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा, सीसा संचालक में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सीसा संचालक में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका H2SO4। H2SO4 जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रसायनों का राजा, या इसी को और क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। ठीक है, HCl के बारे में आए तो ये होता है सबसे हार्ड एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है इसको। म्यूरिएटिक एसिड भी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है HCl को। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग देखें HNO3 के बारे में तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्वा फोर्टिस एसिड अम्ल, इस नाम से जानते हैं HNO3 को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है CH3COOH। ये क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसको सिरका भी कहते हैं, एसिटिक एसिड। अगर बात करें एसिड के बारे में तो जब आप pH स्केल देखते हो, 0 से 7 के बीच का जो आपका पदार्थ होता है, इस बीच में जिसका भी पदार्थ का वैल्यू आता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका एसिड। जैसे जैसे आप इधर जाते आओगे क्या होते जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलिए इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे वेदांत कहा जाता है? जब आप इसका संधि विच्छेद करते हो तो आपको क्या निकल के मिलेगा? वेद का अंत, वेद प्लस अंत क्या निकला? ये निकला आपका वेदांत। ठीक है, वेद का अंत क्या निकला? तो ये निकल गया आपका वेदांत। मतलब आप कह सकते हो ना कि जो वेद का कंटिन्यूअसली पीरियड चल रहा था, मतलब वेद लिखा गया, वेदांग लिखा गया, उपनिषद पुराण वगैरह बहुत कुछ लिखा गया, सबसे लास्ट में क्या लिखा गया था? उपनिषद। ठीक है, वेदांत पहला तो ये हो गया। दूसरा, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। देखिए हुआ क्या, देखिए आपको पता है कि जो आपका उपनिषद है ये मुगल काल तक लिखा गया था। मुगल काल तक, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो आपका रामचरितमानस है ये अकबर के टाइम में लिखा गया, तो वैसे ही जो आपका उपनिषद है ये मुगल काल तक, मतलब अकबर के समय तक भी लिखा गया था। अलो उपनिषद वो अकबर के समय में लिखा गया था। तो हुआ क्या कि हमारे हिंदू धर्म में, साथ में इस समय इस्लाम धर्म भी चल रहा था, इस समय इतना ज्यादा कर्मकांड बढ़ गया कि जो गुरु थे, जो ऋषि मुनि थे, वो अपने स्टूडेंट को बैठाते थे, अपने शिष्य को बैठाते थे और उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे। और उन्हीं शिक्षाओं को जो स्टूडेंट ग्रहण करते थे और उसी चीज को क्या कहा जाता था? उपनिषद कहा जाता था। ठीक है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका क्या? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी थी? 108। जिसमें से मुख्य कितने थे? जिसमें से मुख्य, तो मुख्य हो जाएंगे 13। जिसमें से मुख्य कितने थे? 13। और अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गया आपका उपनिषद। अगर बात करें वेद की संख्या कितनी थी? तो वेद की संख्या थी 4। जिसमें से कौन कौन सा वेद आता था? ऋग्वेद। कौन कौन सा वेद आता था? ऋग्वेद। दूसरा आप देख सकते हो यजुर्वेद। तीसरा हो जाएगा आपका सामवेद। और चौथा हो जाएगा, सबसे लास्ट में कौन सा वेद आया था? अथर्ववेद।
ये हो जाएगा आपका वेद। वैसे ही एक और चीज आया था, क्योंकि वेद इतना मुश्किल था कि वेद को पढ़ना आसान नहीं था कि आप वेद उठाते और पढ़ लेते। तो वेद को पढ़ने के लिए भी कुछ चीज का रचना किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, वेदांग। और वेदांग कौन कौन सा था, तो ये था आपका शिक्षा 6 था, ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हो गया आपका वेदांग। वैसे ही आपसे पूछ सकता है कि पुराण की संख्या कितनी थी, तो पुराण का संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। तो इसे फैक्चुअल चीज में याद रखिएगा। आरण्यक क्या होता था, तो जंगल में बैठ करके लिखा गया पुस्तक ही क्या कहलाता था, आरण्यक, है ना। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। 3180 हम लोग किसी का देखे थे कल परसों सेशन में, हाँ देखे थे, सिंधु नदी का। यहाँ पे आइएगा गंगा। अगर बात करें गंगा के बारे में तो देखिए इसके बारे में एक अच्छा इतिहास है। सबसे पहले अगर ये उठाते हैं तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है आपका गोमुख, ठीक है, गोमुख। यहाँ पे एक ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री हिमानी, ठीक है। उत्तराखंड है और उत्तराखंड में एक शहर है जिसका नाम है आपका क्या, गोमुख। और गोमुख में आपका कौन सा हिमानी है, तो ये हो जाएगा आपका गंगोत्री हिमानी। उसके बाद फिर आइएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक आपका संतोपत हिमानी। आप बोलिए कि आप तो गंगा जी के बारे में बता रहे थे, फिर यहाँ कैसे आ गई। तो पहले तो आप देखो कि उद्गम कहाँ से होता है। उत्तराखंड में एक एरिया जिसका नाम है गोमुख। गोमुख में आपका एक हिमानी है, हिमानी बोले तो ग्लेशियर, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है। तो वैसे हिमानी हो गया, संतोपत हिमानी और आपका गंगोत्री हिमानी, ठीक है। गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है भागीरथी नदी। यहाँ से एक नदी निकल रही है और इस नदी का क्या नाम है, भागीरथी नदी, ठीक है। यहाँ से भी एक नदी निकल रही है और इस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा नदी, ठीक है। ये दोनों नदी निकल के बह रही थी और आगे जाते जाते ये नदी क्या हुई, आपस में मिल गई, ठीक है। ये नदी आपस में मिल गई और कहाँ पर मिली ये नदी, तो ये नदी मिली, ये जो एरिया है इस एरिया का नाम है देवप्रयाग। और जब ये नदी आपस में मिल जाती है, तो अब ये नदी क्या कहलाती है, अब ये नदी कहलाती है गंगा नदी, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है, तो देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है, तब इस कौन सी नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे गंगा नदी के बारे में बात करें तो ये कितने देशों में बहती है, तो 2 देश में बहती है। कहाँ, तो पहले तो भारत में निकली है ना, भारत से ही निकली ना, और कहाँ जाके गिर जाती है, तो एट लास्ट पश्चिम बंगाल होते हुए वो बांग्लादेश होते हुए और कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप कह सकते हो कि भारत और बांग्लादेश में बहती है। आपसे पूछेगा कि गंगा नदी कितने राज्य में बहती है, ठीक है, आपसे सवाल कर सकता है कि कितने राज्य में बहती है। तो चलिए राज्य भी हम लोग देख लेते हैं, राज्य, कितने राज्य में। तो सबसे पहले देखिएगा कहाँ से निकली, उत्तराखंड से। उसके बाद फिर जाती है यूपी की ओर, फिर जाती है आपका बिहार, ठीक है। और बिहार को क्या करती है, बिहार को ये 2 भाग में बांट देती है, बिहार को 2 भाग में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बिहार से होते हुए थोड़ा सा एरिया झारखंड का भी कवर करती है, थोड़ा सा एरिया, और उसके बाद किधर चली जाती है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाती है, तो अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो राज्य कितने हो गए, 5 हो गए ना, हाँ 5 राज्य में ये कवर करती है। उसके बाद आपसे सवाल कर सकता है कि आपका ये गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, तो बहुत सारी सहायक नदी है, लेकिन एक नदी जो सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी, तो ये हो जाएगा यमुना, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन राइज हो सकता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी तो ये हो जाएगा जो आपका मध्य प्रदेश से बह करके आ रही होती है, और ये कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगी चंबल नदी, चंबल, है
ना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी यमुना, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगी, तो वो नदी जो मध्य प्रदेश से बह करके आ रही है, कौन सी, चंबल नदी। तो ये तो हो गया यमुना, और एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा है। बाकी अगर बात करें गंगा नदी के सहायक नदी बहुत सारी है, कोसी नदी हो जाएगा, कर्मनासा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, चंबल नदी हो गया, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो गंगा की सहायक नदी। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए एक बार लास्ट है आज ये मूल अधिकार का, तुम लोग एक बार देख लेते हैं। मूल अधिकार भाग कौन सा होगा बताइए, भाग 3, अनुच्छेद आपसे पूछता है तो 12 से 35, किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। अगर हमसे हमारा मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो किस आर्टिकल के तहत, 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के। अभी कितने प्रकार के हैं, तो अभी हो गए 6 प्रकार के, इतना कुछ था। बाकी हम लोग बहुत तरह का देखे थे। लास्ट में आते हैं 12 में क्या है, तो 12 में है संविधान की परिभाषा। 13 में क्या है, तो अल्पीकरण, कोई ऐसा रिचुअल जो हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है तो आर्टिकल 13 की यूज से उसको खत्म किया जा सकता है। 14 से 18 के बीच क्या है, तो समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से 22 के बीच क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में क्या है, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 31 को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां 1978 इसके द्वारा। 32 में क्या है, तो ये सब हम लोग अभी देख चुके हैं। आगे हम चलते हैं 33, 34, 35 में, और फिर आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे के सेशन में आएंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर देखिएगा इनमें से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ऑब्वियस सी बात है 33 भी आएगा, 34 भी आएगा एंड 35 भी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको बस ये नहीं बताना था, आपको बताना क्या था वो आगे वाले स्लाइड में है। अब देखिएगा कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए देखिए, आर्टिकल 33 जो है ये बात करता है सेना के बारे में, अर्धसैनिक बल के बारे में। हमारे यहाँ बहुत सारे सेना है, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, बहुत कुछ हो गया, आर्मी हो गया। तो देखिए अनुच्छेद 33 क्या कहना चाहता है। अनुच्छेद 33 आपका ये बोल रहा है कि यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्ति युक्त प्रतिबंध कर सके। मतलब कि जितना मौलिक अधिकार एक नॉर्मल पर्सन को, आप कह सकते हो एक बेरोजगार आदमी को मिल जाएगा, उतना मौलिक अधिकार इन लोगों को नहीं मिल सकता है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा आदमी जो कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी रिवील करने का अधिकार है। वो रिवील करेगा ही क्या, उसके पास तो कुछ है नहीं। लेकिन आप बताओ कि मान लो कल आईबी का कोई आदमी आता है और वो अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत क्या करेगा कि कहीं पे गया पता लगाने के लिए, पाकिस्तान में गया, वहां कुछ खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए, वहां पे जाकर सेल्फी डाल दिया कि हम आ गए हैं पाकिस्तान में, तो बताओ, तो वो क्या हुआ, वो देश को खतरे में डाल देगा। तो इसीलिए बहुत सारे सैन्य बल ऐसे होते हैं, सैन्य बल ही नहीं बहुत सारे पोस्ट भी ऐसे होते हैं। जैसे आपको आज आप देख लो कि वायुसेना का कोई अध्यक्ष है, तो कल को अगर वो रिटायर हो जाता है तो बहुत सारी बातें हैं वो आकर के मीडिया में खुल करके नहीं बोल सकता है। तो अगर तो इस खिलाफ तो वो ये भी बोल सकता है ना कि भाई हम क्यों नहीं बोल सकते, हम क्यों नहीं फोटो डाल सकते, क्यों नहीं सब कुछ बता सकते हैं। उसका मौलिक अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 में तो कहा गया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी फोटो डाल सकते हो, कुछ भी किसी को बता सकते हो, वो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन आर्टिकल 33 कुछ समुदाय को बोल दिया गया कि नहीं, आपको पता है यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार भी इनसे कम किया जा सकता है। जैसे आप ही देखो कि आर्मी को अगर बॉर्डर पे मान लो कि अगर चीन के साथ थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाए भारत का, तो वहां पे किसको भेजा जाएगा, आर्मी को, आर्मी को भेजा जाएगा। तो आर्मी को भेजा जा रहा है, इट मीन्स कि वहां पे खतरा है। ये आर्मी को भी पता है, जो भेज रहा है उसको भी पता है कि वहां पे खतरा है। तो आप कह सकते हो ना कि वहां पे खतरा है, इट मीन्स कि वहां पे मेरा जीवन जीने का अधिकार कम हो रहा है। तो हाँ, कम हो रहा है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। ये हमारे संविधान में कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 33 में।
मतलब ये लोग सब कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं। इनके जीवन जीवने की स्वतंत्रता कह लो, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह लो, निजता का अधिकार कह लो, ये सारे चीजों पे थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया जाता है, जो देश के सपोर्ट के लिए होगा, जो देश के पक्ष में होगा, जो देश के हित में होगा। तो इस चीज को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। किस पर? तो सैन्य बल हो जाएगा, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इनके मौलिक अधिकारों पर थोड़ा बहुत क्या होता है? प्रतिबंध लगता है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग को पता है कि आर्मी का सिनोनिम से क्या होता है? डिसिप्लिन, है ना। चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा कि जो आर्टिकल 33 है, इसके तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग को पता है कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार में किसको है? संसद को ही है, विधानमंडल को नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, विधानमंडल को संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मान लो कि कल को संसद अगर कोई अधिकार ऐसा बनाता है जो विधानमंडल को या प्रॉपर किसी राज्य को लगता है कि संसद गलत कर रहा है, तो विधानमंडल के पास अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट जाकर के क्या कर सकता है? उस कानून के खिलाफ चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है, एक चीज और, अब आपको लगता होगा कि आर्मी है तो आर्मी ही बस बॉर्डर पे काम कर रहा है, नहीं, आर्मी के साथ और भी लोग बॉर्डर पे काम कर रहे थे। जैसे वहां पे कोई डॉक्टर भी रहता होगा उनका ट्रीटमेंट के लिए, खाना बनाने वाला भी होता होगा, कपड़ा धोने वाला भी होता होगा, तो ये सारे आपके उसी चीज में आ गए। यहाँ पे देखिएगा, सैन्य बल के सदस्यों की अभिव्यक्ति का अभिप्राय है, इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं, इसमें वे कर्मचारी भी शामिल है जो सेना में नाई, है ना, ये सब चीज काफी ध्यान दिया जाता है सेना में। आपके लुक पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नाई हो गया, बढ़ई हो गया, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाना मतलब जूता बनाने वाला, दर्जी आदि सबके कार्य जो करने वाले होते हैं, इन सारे के मौलिक अधिकार पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब टोटल मिलाकर के 33 यही बोलता है कि जो भी हमारे देश के ऊपरी विभाग में आते हैं, जो आपका सेना हुआ, अर्धसेना हुआ, खुफिया हुआ, ये सारे में जितने भी मेंबर काम कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक का, उन सारे का मौलिक अधिकार में कुछ ना कुछ कमी किया जाएगा और इसके खिलाफ वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हमारे आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल 33। ठीक है, चलिए 33 कवर हो गया, 34 में आते हैं। अब देखिएगा 34 क्या बोलता है। 34 मेनली बात करता है मार्शल लॉ के बारे में। मार्शल लॉ का एकमात्र मतलब होता है सैन्य शासन। क्या होता है? सैन्य शासन। अब देखो, ऐसे क्या होता है ना कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? तो अपने कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक होता है सैन्य शासन, यहाँ पे चलता है सेना का शासन। मान लो कि कल को क्या होता है कि पाकिस्तान को पूरी की पूरी भारत अचीव कर लेता है, ठीक है, अर्जित कर लेता है पाकिस्तान का स्थिति ऐसा बद से बदतर हो गया कि भारत उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान का स्थिति खराब हुआ तो सारे लोग यही सब चाह रहे हो कि हम भारत में मिल जाएं। कुछ तो लोग पाकिस्तानी होंगे जो विरोध करेंगे। तो अगर कुछ ऐसा वहां पे विरोधी दल बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे सेना का शासन लगा दिया जाए। वहां पे क्या लगा दिया जाए? मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ठीक है, क्या लगा दिया जाए? मार्शल लॉ। वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाए। मार्शल लॉ के द्वारा क्या होगा कि वहां पे पूरी तरीके से सेना को अधिकार मिल जाएगा, शासन करने का भी और न्याय देने का भी। सेना चाहे तो किसी पर शक के आधार पे गोली भी चला सकती है, उसकी जान भी ले सकती है। मतलब मार्शल लॉ क्या हो गया? किसी एक क्षेत्र पे जहां पे बहुत ज्यादा विवाद बढ़ रहा हो, जहां पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा हो, उस जगह पे क्या लगाया जाता है? मार्शल लॉ, जिसमें पूरी तरीके से सेना का शासन होता है, सेना का न्याय होता है। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब देश में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। और जब मार्शल लॉ लागू होगा तो एक नॉर्मल व्यक्ति का मौलिक अधिकार थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान लो कि अगर अपने बाढ़ में मार्शल लॉ लग गया तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, या हमारे घर में कोई हमारे अनुमति के बिना एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सेना का शासन लगेगा तो पूरा का पूरा पावर किसके पास चल जाएगा? सेना के पास। हमारा मौलिक अधिकार बहुत हद तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे देखिएगा, मार्शल लॉ के सिद्धांत को ब्रिटिश कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में कहीं नहीं की गई है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सैन्य शासन। 33 में क्या देखे? सेना पर प्रतिबंध। 34 में क्या देखे? आम जनता पर प्रतिबंध। कब? जब मार्शल लॉ चल रहा हो। और 35 देखिएगा, 35 क्या है? यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है, और यह अधिकार किसके पास नहीं है? तो विधानमंडल के पास नहीं है। इसमें कौन कौन सा अधिकार आ जाएगा? तो देखिएगा इसमें कौन कौन सा अधिकार आएगा। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सा अधिकार, कुछ खास अधिकार का यहाँ पे चर्चा किया गया है, जो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के लिए, या आपका वनडे एग्जाम में सब क्वेश्चन नहीं बनता है। कौन कौन सा आर्टिकल हो जाएगा कुछ खास? 16, 32, 33 और आपका 34। इसमें क्लाउज लिख लीजिएगा 3।
ये कुछ खास आर्टिकल हैं जिन पे आपका विधानमंडल तो आपका बिल्कुल भी कानून नहीं बना सकता है, संसद ही बनाएगा। और ऐसे हमको पता है कि मौलिक अधिकार में कुछ भी चेंजेस करना हो तो ये अधिकार विधानमंडल के पास बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे सवाल करता है कि आर्टिकल 35 में किन आर्टिकल्स की चर्चा है, तो ये आप बता सकते हो। और यहाँ पे अपना कंप्लीट हुआ आर्टिकल कौन वाला, तो आपका देखो अभी तक हम लोग 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 1 राज्य और संघ के बारे में, भाग 2 नागरिकता के बारे में, भाग 3 तो ये हो गया आपका मौलिक अधिकार के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे डीपीएसपी भाग 4 के बारे में, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मिलते हैं फिर।